हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो हम लोग इसमें महत्वपूर्ण 300 जी के प्रश्न देखेंगे जो कि वन लाइनर ग्रुप में, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस पे हमारे चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को एक बार जाकर विजिट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? तो मनसबदारी जो प्रथा थी यह अकबर ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यह आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? तो मुगल शासकों में तो यह अकबर ने, जो साम्राज्य थे उसको प्रांतों में बांटा था अकबर ने। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो यह हेमू के विरुद्ध लड़ा था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, हेमू के विरुद्ध लड़ा था कौन? अकबर। आगे चलते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य जो आए थे यह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो यह पाणिनि है, जो यह अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। आगे चलते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा यह रामायण को दी जाती है। किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यह ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे IMP लगा लीजिएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आगे चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह ऋग्वेद में यह वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अब वेदों की संख्या पूछेगा तो आप लोग कितने बताएंगे? 4 वेदों की संख्या होती है। आगे चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे यह ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान था यह लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। यह महात्मा बुद्ध का वहां पे जन्म स्थान था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। आगे चलते हैं। सिकंदर एवं पौरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। सिकंदर एवं पौरस के मध्य युद्ध लड़ा गया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी प्रथम थी गिरिब्रज थी ना, गिरिब्रज थी। आगे चलते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। कौन था? घनानंद था। आप लोग इसको याद रखिए, घनानंद था। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह त्रिपिटक कहलाता है। और जैन धर्म का प्रथम पवित्र ग्रंथ जो कहलाता है वह आगम कहलाता है। आप लोग इसको याद रखें, जैन धर्म में आगम और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक ना। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ नाम था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। यहाँ बुद्ध की बात कर रहा है, यहाँ पे महावीर की बात कर रहा है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? तो एक लोक सेवा का आयोग किस एक्ट में था? यह द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था यह बंगाल में हुआ था, सन्यासी विद्रोह। आगे चलते हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय जो किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था यह स्वामी सहजानंद थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आगे चलते हैं। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो आपको बताना है। तो यह आयोग में कोई एक भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण यह साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। आगे चलते हैं। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो यह मदन लाल धिंगरा को दिया गया था कर्नल वायली की हत्या के आरोप में। आगे चलते हैं। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन है? तो वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? यह अरविंद घोष हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो यह 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। आगे चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, ठीक ना। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो यह किसने नहीं की थी? तो मेवाड़ के लोगों ने यह नहीं स्वीकार किए थे। आगे चलते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। राजगद्दी पर बैठते ही राजगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था? तो यह राजगीर का पुत्र खुसरो जो था वह विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? तो राजगीर के खिलाफ। आगे चलते हैं। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? तो यह निसार नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो यह मिशन कैप्टन हॉकिंस के यह दरबार में पहली बार अंग्रेज आए थे। आगे चलते हैं। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी? तो यह कौन था? तो सर टॉमस रो था। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया? तो यह पहला कारोबारी केंद्र था 1613 ईस्वी में, यह सूरत में किया था। कहां पे? सूरत में किया था। और वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो यह गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख है? तो यह अथर्ववेद में है। यह सब उल्लेख अथर्ववेद में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है कथा वस्तु है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये जैन साहित्य मतलब जैन धर्म का यह पवित्र ग्रंथ भी है आगम, ठीक। आगे चलते हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो यह कल्पसूत्र से जानकारी मिलती है। आप लोग इसको याद रखें। जैन धर्म के जो प्रारंभिक इतिहास हैं वह कल्पसूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से में मिलती है? तो यह भगवती सूत्र में मिलती है। यह भगवती सूत्र है। आप लोग इसको इस ग्रंथ से मिलती है महावीर जी के जीवन की कृत्यों की जानकारी। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य, ठीक ना। आप लोग इनको याद रखिएगा। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन तो यह चाणक्य के इतिहास के बारे में यह मतलब उसके चाणक्य से मिलती है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ है। आप लोग इनको आप याद रखिएगा। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो यह कश्मीर का इतिहास इससे पता चलता है, ठीक ना। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। आगे चलते हैं। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो यह चचनामा के लेखक है अली अहमद, ठीक ना। अली अहमद है। आप लोग इनको याद रखिएगा। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अभी हम लोग बताएं, यह पढ़नी है, अभी बताएं ऊपर। आगे चलते हैं।
मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो यह अष्टाध्यायी से हमें जानकारी मिलती है, ठीक ना, अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो यह कात्यायन है। आप लोग इनको याद रखिएगा। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला? तो यह बुर्ज होम से मिला, ठीक ना, बुर्ज होम से मिला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में परासाड़ कालीन औजारों की खोज की? तो यह किसने की थी? तो रॉबर्ट ग्रूस फुट ने की थी। कौन? रॉबर्ट ग्रूस फुट ने की थी 1863 ईस्वी में, ठीक ना। परापाषाण कालीन परापाषाण कालीन जो औजार थे उसकी खोज की थी। आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे जो प्राचीन नगर है यह मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? तो यह नर्मदा नदी से मिला। किससे मिला? नर्मदा नदी से मिला था। आप लोग इसको याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो यह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया? तो यह रेडियो कार्बन सी के द्वारा यह सिंधु सभ्यता काल का निर्धारण किया गया था। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो यह लोयल गुजरात है, ठीक है, लोयल गुजरात है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है? तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है मोहनजोदड़ो में, ठीक ना। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था लोथल एवं कालीबंगन से। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड का यह प्राप्त हुआ था। और आगे क्वेश्चन नंबर 79, सिंधु घाटी सभ्यता में तर्की की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। एक नर्तकी की, किसकी? नर्तकी की मूर्ति मिली थी, जो कि सिंधु घाटी से यह प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में यह मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली थी। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो यह गेहूं तथा जौ था। कौन था? गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो यह शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो अभी देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी थे, जो 1922 में यह खोजे थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी यह ग्रामीण सभ्यता थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो यह पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान था। यहाँ पिता को मानने वाले जो समाज था। ठीक, आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो यह अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो अविवाहित महिला थी उन्हें क्या कहा जाता? अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। क्या था? सोमरस था। आगे चलते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन थे तो यह संगीत था, रथ दौड़ था और घुड़दौड़ था। यह आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह पशुपालन एवं कृषि था। क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आगे चलते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो यह
अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। जो 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। आगे चलते हैं। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध जनपद की राजधानी थी यह राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर थी। आगे चलते हैं। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो गंधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, ठीक ना। तक्षशिला जो बिहार में है, यह गंधार की राजधानी हुआ करती थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यह महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम वर्तमान में वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? इसमें वर्तमान में कहाँ? वैशाली में हुआ था यह कुंडग्राम में। आप लोग इसको याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम अभी हम लोग पढ़े क्या था? वर्धमान था। आगे चलते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे यह जामिल थे। कौन थे? जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने थे। जामिल जो महावीर के दामाद बने थे। आगे चलते हैं। महावीर के अनुयायियों का क्या अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी और 300 ईसा पूर्व में जैन संगीति हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो यह जैन धर्म के त्रिरत्न है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी आपको बताना है। तो यह कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व जो कि हुई थी राजगिरी में हुई थी। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किस थी? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो यह वैशाली में हुई थी जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के उस समय कौन थे? तो सबाकामी थे। कौन थे? सबाकामी थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो कुंडल वन में कौन सी संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी जो प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 108। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक ना। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था? जैन धर्म का अनुयायी था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो सेलुकस निकेटर से हुआ या सेलुकस निकेटर से हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग इसको याद है, सेलुकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया जो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो यह बिंदुसार बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा। आगे चलते हैं। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो यह अशोक बैठा। कौन सा? अशोक बैठा था बिंदुसार के साम्राज्य के बाद। आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो यह श्रीलंका भेजा था। यह जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। आगे चलते हैं। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पाटी ने सर्वप्रथम खोज की थी। आगे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेखों में धम्म की व्याख्या की गई? तो यह 11वें जो शिलालेख हैं उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो यह 14 अशोक के शिलालेखों की संख्या है। आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। स्तंभ की शिलालेखों की संख्या 7 है। आप लोग इसको याद रखिएगा। सिकंदर किसका शिष्य था?
तो सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था। आगे चलते हैं। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस निकेटर था, ठीक ना, सेलुकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था जो अंतिम शासक था शुंग वंश का। कौरव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। किसने? वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अब कौरव वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौरव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा था। कौरव वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। आगे चलते हैं। अब गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? तो गुप्त वंश का प्रथम सम्राट बना था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम यह प्रथम सम्राट बना था। अब गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। आगे चलते हैं। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो यह बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। कौन से? बौद्ध धर्म के यह दो भाग हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। कौन बना? समुद्रगुप्त बना। आगे चलते हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? तो हरिसेन जो थे यह समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। आगे चलते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का कनिष्क जो था शासक था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आगे चलते हैं। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो यह भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आगे चलते हैं। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो यह नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो यह विष्णुगुप्त था। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? तो बख्त खां था। जो दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह का द्वितीय की सेना का यह सेनानायक था, बख्त खां था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था? तो यह था खासी समूह था जो कि ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह किया था। और किस नेता को भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है? विश्वकर्मा कहा जाता है तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्वकर्मा कहा जाता है। सॉरी, बिस्मार्क कहा जाता है। हम मिस्टेक हो गया, बिस्मार्क कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? तो सुरमा घाटी का जो यह आंदोलन किसान से संबंधित है, यह असम राज्य में स्थित, असम से स्थित है, संबंधित है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यह किया था अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान यह भूख हड़ताल किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे गवर्नर जो प्रथम भारतीय थे। आगे चलते हैं। किसी वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? यहाँ पे फैक्ट्री होगा तो यह पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के अधिनियम द्वारा हुआ था। आगे चलते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? तो कहा था भारतीय नेपोलियन कहा था, ठीक ना। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह स्मिथ जो अंग्रेज था वो भारतीय नेपोलियन कहा था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली
आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो यह गुप्त युग को जाता है। किसे जाता है? गुप्त युग को जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो यह गुप्त वंश के काल का है। आगे चलते हैं। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह गुप्त काल को ही भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधीराज की उपाधि जो धारण की थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किससे दी गई थी? तो यह दी गई थी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? तो यह धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिलता है? तो यह धौलावीरा से मिलता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यह हुए थे स्नानागार प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। मतलब जो उसकी खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की, तो उसमें पता चला कि पक्की ईंटों से बनाए जाते थे मकान वहाँ पे, ठीक ना, उस समय के समय में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो यह दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था। आगे चलते हैं। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो यह घोड़ा जो था यह हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। हड़प्पा के निवासी द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो यहाँ पे होगा हड़प्पा निवासी आयंतित होगा, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर थे, ठीक ना, उस समय हड़प्पा के निवासियों द्वारा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो किससे अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे। आगे चलते हैं। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो यह अवशेष मिलते हैं रंगपुर से। कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थित है यह पंजाब में स्थित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। आगे चलते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने यह संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम। आगे चलते हैं। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किससे पराजित किया था? तो यह सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 1757 में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो यह लॉर्ड क्लाइव ने ही किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने नेतृत्व किया था, लॉर्ड क्लाइव जो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे चलते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी, जो कि प्रथम मुस्लिम महिला थी, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो यह लोथल था। कौन था? लोथल था। सिंधु सभ्यता का पंतनगर जो बंदरगाह था यह लोथल था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे चलते हैं। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यह यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद दोनों में की गई है। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो यह मदन मोहन मालवीय थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक थे। ठीक ना। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी की शासनकाल के जो सिक्के थे उन पे लक्ष्मी जी की आकृति बनी थी। आगे चलते हैं, काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो काला शोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे चलते हैं, लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कहा गया था समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। आगे चलते हैं, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो यह बदायूनी जो थे, यह अकबर को इतिहासकारों में से अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। आगे चलते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रथम आचार्य थे यह शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो यह जौनपुर को कहा जाता है सिराजे हिंद। आगे चलते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। आगे चलते हैं, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था 1192 ईस्वी में। आगे चलते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से जाना जाता है सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी जाने जाते हैं गुलरुखी के नाम से। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो यह विष्णु शर्मा जो थे पंचतंत्र के लेखक हैं, लिखी गई थी गुप्त काल में। ठीक ना। आगे चलते हैं, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किस थी? आर्यभट्ट ने की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास है। आगे चलते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो यह गुप्त काल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जाता है? तो यह कांस्य काल से जोड़ा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को। मोहनजोदाड़ो की किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो जो है यह सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदाड़ो यह सिंधी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक है? तो उत्तर वैदिक कालखंड जो यह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? तो चित्रित घूसर, मृत भाण तथा लोहा, यह उसकी विशेषता है। आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो उत्तर वैदिक काल के जानकारी के जो स्रोत हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत है। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया? तो मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में किस बांटा गया था? तो यह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, यह 4 आश्रमों में बांटा गया था मनुष्य के जीवन काल को। आप लोग इसके याद रखिएगा। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो यह प्लासी का जो युद्ध था, आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रभुत्व किया था, ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो यह चौथ और सर देशमुखी को बनाया था शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन। ठीक ना। आगे चलते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। आप लोग इन्हें याद रखिएगा। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है?
तो मोहम्मद अली जिन्ना का कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। आगे चलते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में यह बने थे। ठीक ना। आगे चलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला जो थी कदम्बिनी गांगुली थी। आप इन्हें जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे चलते हैं। सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि जो हुई थी यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह श्रीरंगपट्टनम में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंग की प्रमुख भूमिका थी ठगी प्रथा को उन्मूलन में। आप लोग इन्हें जानते रहिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम थी और मृत्यु भी टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम में ही हुई थी। आगे चलते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर बनाया था यह 1757 ईस्वी में बनाया गया था। दैध शासन का अंत किसने किया था? दैध शासन का जो अंत किया था वारेन हेस्टिंग ने अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का विरोध किया था सबसे अधिक। आगे चलते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो वह पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्ज था, जो यह गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। आगे चलते हैं। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो यह पुर्तगाल ने सबसे पहले यूरोपीय देश था जो कि भारत में अपना व्यापार फैलाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो यह कालीकट में उतरा था। कहाँ पे? कालीकट में उतरा था। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो यह सर टॉमस ने जो थे अंग्रेज, यह जहांगीर के दरबार में जाकर भेंट किया था। आगे चलते हैं। गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह पुर्तगालियों द्वारा यह गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया था। ठीक ना। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अधिक अनुमति प्राप्त की थी? तो यह जहांगीर से अधिक अनुमति प्राप्त की थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रथम कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। ठीक ना। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो प्रथम फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाई थी। आगे चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे चलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो तृतीय जो कर्नाटक संधि थी उसका पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। यह तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि थी। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो यह कालीकट के राजा जमोरिन थे, जो कि वास्को डी गामा जो उतरा था कालीकट पर तो उसका स्वागत किए थे। आगे चलते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि यह बाजीराव द्वितीय था, जो यह बेसिन की संधि पेशवा ने की थी। ठीक ना। आगे चलते हैं। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, जो पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह अल्फांसो डी
अल्बुकर्क को माना जाता है। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। आप लोग इसके याद रखिएगा। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर था। आगे चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम जो डच नागरिक था कार्नेलिस ड हस्तमान था, जो भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। आगे चलते हैं। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो डचों ने जो गोवा पर आक्रमण किया था 1639 ईस्वी में किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो डुप्ले था यह 1742 में भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। आगे चलते हैं। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हाकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने यह मसूलीपट्टनम में यह पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। कब? 1605 में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो भारत का कौन सा नगर है जो द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई जो है यह निर्मित है द्वीप पर। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो यह कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी अपनी 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो यह शाह आलम ने द्वितीय जो था यह दीवानी प्रदान की थी। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। किसने? पुर्तगालियों ने की थी। आगे चलते हैं। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो यह उस समय जो अकबर था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। वांडिसवास का युद्ध कब हुआ था? वांडिसवास का युद्ध हुआ था 1760 में वांडिसवास का युद्ध हुआ था। और वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो यह अमाजू कहा जाता था। आप इसको याद रखिए। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आगे चलते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस था। क्या था? सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो आर्यों के मुख्य साधन था जो मनोरंजन के, तो ये संगीत, रथ दौड़ और घुड़ दौड़ था। आगे चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन व कृषि था। यह क्वेश्चन 16वां महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में। मगध जनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो यह तक्षशिला में हुआ करती थी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन इतने थे जो कि आप लोग के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग को यह कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।